हेलो दोस्तों, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए और अब हमारे पास डेफिनेशन है सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन मतलब कोई लिक्विड होता है वो अपने एरिया को कम से कम करने की कोशिश करता है और उसके चलते उसके सरफेस पर एक टेंशन आ जाती है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये नॉर्मल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन हुई, मतलब लिक्विड जो है कम से कम अपने सरफेस एरिया को कम से कम करने की कोशिश करता है, चाहे वो उसके चलते उसके एरिया को बेंड कर ले। जैसे हमने सिक्के पर पानी देखा होगा तो वो कुछ ऐसा ऐसा सा हो जाता है, तो जब हम इसके किनारों को देखेंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। किनारे मतलब ऐसा पानी है उसके ऊपर, मतलब अपने एरिया को कम से कम करने की कोशिश करता है सरफेस से। सो अब हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। सरफेस टेंशन, इसको हम टी से डिनोट करते हैं, टी से सरफेस टेंशन। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स सरफेस, फ्री सरफेस, जो ऊपर वाला सरफेस है, फ्री सरफेस ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एंड इट्स बिहेव इफ इट हैज अ टेंशन लाइक अ स्ट्रेच, मतलब खिंचा हुआ ऐसा कुछ मोमेंटम इज कॉल्ड सरफेस टेंशन ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अमंग लिक्विड पार्टिकल, जो अट्रैक्टिव टाइप के फोर्सेस हैं उनके चलते। तो जैसे कि कोई ये हमारे पास ये लिक्विड है, मतलब ये हमारे पास किसी वेसल में हमारे पास ये लिक्विड है, तो ये इसका फ्री सरफेस है, उस पर हम देखते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल जैसा कोई हमने पिन खाली हमने कोई हमने पिन फ्री सरफेस पर हमने पुट कर दी लिक्विड के, हमने कोई लिक्विड के फ्री सरफेस पर पिन पुट कर दी, तो वो तैरती है पिन, तो वो पिन जो है तैरती है, क्योंकि जो पिन है ऐसा खड़ी नहीं, मतलब ऐसा लेटी हुई हमने पिन ऐसा रख दी तो वो पिन तैरती है, वो पिन तैरती है इस वजह से सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। कोई हल्का हमने पत्ता उसके ऊपर रख दिया, कोई पंख हमने उसके ऊपर रख दिया, तो सरफेस टेंशन की वजह से हल्की चीज उसके ऊपर तैरती है, और जो सरफेस है उसको ऐसा महसूस होता है कि जो एक स्ट्रेच सरफेस है, जो उसका फ्री सरफेस उसको स्ट्रेच सरफेस लगता है। सो सपोज ये अगर इसके अंदर कोई मॉलिक्यूलर, हमने एक मॉलिक्यूल की बात करी तो ये चारों तरफ से स्ट्रेच है, चारों तरफ से स्ट्रेच, चारों तरफ से स्ट्रेच, मतलब फोर्सेस इसके चारों तरफ हैं। तो जो इस वाले वेसल में अगर हमने एक लिक्विड, ये छोटी सी बूंद एक कंसिडर करी, तो इसके ऊपर चारों तरफ से एक टेंशन है इसके ऊपर, जैसे हमारे पास टेंशन होती है T इज इक्वल टू F अपॉन L। अगर हमारे पास हम फ्री सरफेस की बात करें तो फ्री सरफेस पर, फ्री सरफेस के छोटे से मॉलिक्यूल पर तो नीचे की तरफ तो फोर्सेस हैं, सो ऊपर की तरफ फोर्सेस ना होने के चलते नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, इसका नेट फोर्स नीचे की तरफ लगता है, जिससे ये स्ट्रेच फील करता है सरफेस। तो एक इसके चलते एक टेंशन जनरेट सी हो जाती है इस पूरे सरफेस एरिया पर, जैसे कि जैसे कि हमने एग्जांपल लिया बलून का, सो बलून गोल 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 हो जाता है। अगर कोई बलून हमारे पास बिना किसी शेप वाला है तो बलून गोल 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 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्री सरफेस होता है वो अंदर की तरफ बाइंड होता चला जाता है, टेंशन के चलते अपना एरिया कम से कम करने की कोशिश करता है सरफेस एरिया। जैसे कि हम बलून, तो ये बलून गोल होता है, अगर कोई भी शेप है तो उसका एरिया एक स्पेयर से हमेशा
ज़्यादा होगा तो सबसे कम एरिया अगर हम देखें वो है स्फीयर का, इसी वजह से बलून गोल होता चला जाता है। वैसे बलून के अलग अलग जो है शेप भी होती हैं, तो अगर कोई शेप नहीं है हम तब का एग्जांपल ले रहे हैं वो गोली क्यों होता है, समझ रहे हैं खाली इसको, ना कि हम ये कह रहे हैं कि गोल ही होगा, कोई भी शेप हो तभी भी गोल होगा। सो ये वो बलून का एग्जांपल, कोई चीज़ तैरती है लिक्विड पर, उसके सरफेस पर टेंशन की वजह से, ये टेंशन सरफेस पर एक टेंशन होती है, स्ट्रेच फील करता है अंदर की तरफ, फ्री सरफेस की हम बात कर रहे हैं। सो इस वाले जो ये सरफेस का जो मॉलिक्यूल है इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, मतलब नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अंदर की तरफ एक फोर्स फील है जो स्ट्रेच वाला है, उसके चलते सरफेस अंदर की तरफ कोशिश करता है कि अंदर की तरफ चिपका रहे, अपना एरिया कम करे, क्योंकि जो बाहर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ खींच रहे हैं, इसके चलते सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन की एक दो जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस हैविंग मिनिमम सरफेस, जो मिनिमम सरफेस है उसके लिए। तो ये हुआ हमारे पास सरफेस टेंशन की एग्जांपल, सरफेस टेंशन की डेफिनेशन। रिप्रेजेंट करते हैं टी से, कैपिटल टी से, इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। इसका जो यूनिट है वो होता है न्यूटन पर मीटर, मतलब यूनिट लेंथ पर अगर हमने कोई इस पर एक लाइन खींची, इमेजिनरी लाइन, तो उसके यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स अप्लाई होता है, उसके यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगा, तो उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, ऐसा बुक में लिखा होता है। सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, न्यूटन पर मीटर उसका, पर यूनिट लेंथ पर जितना फोर्स एक्ट करता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू टेंशन, सरफेस टेंशन। और जो सरफेस टेंशन है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और सरफेस टेंशन अलग अलग चीज़ों के डालने से बढ़ाई और घटाई जाती है, जैसे टेम्परेचर के साथ भी वैरी करती है, टेम्परेचर के बढ़ने से सरफेस टेंशन कम होती जाती है। सो टेम्परेचर जब डिक्रीज करता है, सो टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है, सो सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है, और जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर, जीरो होती है क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके और इससे हम देख सकते हैं T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, और F इज इक्वल टू T इंटू एल। F इज इक्वल टू कितना फोर्स लग रहा है अगर हमें निकालना हुआ हो, अगर हमें निकालना हुआ तो F इज इक्वल टू T इंटू एल, सो T इंटू एल। सो ये हमारे पास फोर्स हुआ, F इज इक्वल टू T इंटू एल। इसके बाद हम देखते हैं, ये हुआ हमारे पास सरफेस टेंशन। इसके बाद हम देखते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, क्योंकि जो सरफेस होता है उसके पास एक एनर्जी होती है। अब हम करते हैं उसके बाद, अगर हमने सपोज एक एक्सपेरिमेंट है, अगर हमने सपोज ये इसमें पानी है और हमने एक धागा, गोल धागा बांध के इसमें डाला, ऐसा है वो चिपका हुआ सा, और हमने हाथ मारकर, हाथ इसमें मारा तो वो तुरंत खुल जाएगा और उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। सो ये एग्जांपल था कि हमें पता चलता है कि जो सरफेस टेंशन है, जो सरफेस है उसके पास एक एनर्जी भी है, तभी तो इसके पास ये गोल होगा, एकदम ऐसा हो जाएगा एकदम ये, और इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी भी आई। सो इसका मतलब सरफेस एनर्जी होती है, सरफेस में स्टोर्ड एक एनर्जी होती है, तभी तो इसको एक काइनेटिक एनर्जी मिली। तो सरफेस में कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो उसके बाद हम करते हैं।
इसके बाद है सरफेस एनर्जी। सो ये हमारे पास ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर है और यहाँ से इस पाइप को पकड़ के हमने डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया। हमको बताना है जो अगर जो हमने डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट देने में जो वर्क डन किया वो उसमें स्टोर्ड हो जाएगा तो एज अ पोटेंशियल एनर्जी। सो हमने जो वर्क डन किया सो हम उसको फाइंड करना है। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन में हमने पढ़ा है T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। सो एफ इज इक्वल टू टी इंटू एल। ये एक साइड के लिए हुआ, अगर हमको दोनों साइड के लिए बताना हो तो T इंटू एल। सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो, या जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स कितना है, दो साइड है, दो फ्री सरफेस है ना। सो ये हमने 2 लिखा है क्योंकि 2 फ्री सरफेस है इसलिए हमने 2 लिखा है। सो 2 T इंटू एल इंटू डेल्टा एक्स। सो अगर हम दोनों साइड का एरिया भी समझे कि एक एरिया ये हुआ और एक एरिया ये हुआ, सो T इंटू 2L और इसको हमने पढ़ा डेल एस T इंटू डेल एस। ये वाला वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, हम ऐसा समझ सकते हैं। सो T इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल एस। ये भी एक फॉर्मूला होता है, डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट देने में जो वर्क डन हुआ उसका फॉर्मूला है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी एज अ स्टोर हो गया, हम ऐसा भी समझ सकते हैं। और या डेल एक्स हमने इसको एरिया में इंक्रीज किया तो वो, तो ये हुआ हमारे पास सरफेस एनर्जी। तो ये हमारे पास सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि a film of water is formed between two straight parallel wires each 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो वायर है each 10 सेंटीमीटर लॉन्ग at a separation of 0.5 सेंटीमीटर। सेपरेशन 0.5 सेंटीमीटर, इनमें सेपरेशन है 0.5 सेंटीमीटर का। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज देयर सेपरेशन बाय 1 mm, मतलब 1 मिलीमीटर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जो 72 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ न्यूटन पर मीटर ऐसा दे रखा है इसमें। सो हमें बताना है कि 1 mm से इसका जो है इंक्रीज करने पर तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, कैलकुलेट द वर्क डन। सो हमें पता है जो वर्क डन होता है F इज इक्वल टू T इंटू डेल एस होता है। डेल एस जो है L इंटू डेल एक्स होता है, L इंटू डेल एक्स। क्योंकि ये फिल्म है तो दो तरफ से ये होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डेल एस। सो डेल एस इज इक्वल टू 2 इंटू एल, जो कि ये है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻² मतलब -1। सो 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई डेल एक्स मतलब -3 डेसी सेंटीमीली -3। सो ये हुआ हमारे पास 2 मल्टीप्लाई -4। ये हुआ डेल एस हमारे पास। टी की वैल्यू हमारे पास है 72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। ये हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। सो यह है हमारे पास 144 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। अगर हमने एक पॉइंट इसको, तो ये है हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 जूल। सो ये है हमारे पास, ये बेस था सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के ऊपर। तो फॉर्मूला एक्सपेंड करना है वो इस तरीके से करना है। फॉर्मूला एक्सपेंड, सबसे पहले डेल एस
की वैल्यू फाइंड करनी है, टी की वैल्यू हमें पुट दे रखी है, सो हमने इसे पुट किया और देन आंसर खाली। एल इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमने देखा कि सरफेस टेंशन, अगर हम बात करें सरफेस टेंशन का, हमारे पास फॉर्मूला है T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। और अगर इसके यूनिट की बात करें कि इसका यूनिट क्या है, सो एफ का यूनिट न्यूटन और ये है मीटर। और इसके डायमेंशन की अगर हम बात करें, डायमेंशन तो एफ का डायमेंशन है ml/2 ml/2 अपॉन एल। तो एल से ही एल की पावर 0 हो जाएगी, बचेगा m t-2। तो ये हुआ हमारे पास डायमेंशन, सरफेस टेंशन की डायमेंशन। ये टी है हमारे पास सरफेस टेंशन। अगर हम बात करें, अभी तक हमने देखा क्या है इसमें, सबसे पहले हमने देखा था विस्कोसिटी, देन विस्कस फोर्स, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, पोइजन इक्वेशन एंड सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन इसके बाद देखी थी सरफेस एनर्जी। सबसे पहले अगर हम बात करें विस्कोसिटी की, तो विस्कोसिटी जो अब तक हमने देखा था, विस्कोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। इसके बाद आता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स एफ वी is equal to eta a dv by dy। eta a dv by dy, ए मतलब एरिया, जो हमारी लेयर है उसका एरिया, और dv by dy मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट, ईटा विस्कोसिटी। इसके बाद एडहेसिव कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव मतलब अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन। कोहेसिव मतलब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस नेचर है इनकी। स्टोक्स लॉ, जैसे कि हमारे पास कोई स्फीयर है और वो वीटी से नीचे जाता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा एफ वी इज इक्वल टू 6 बाई ईटा आर वी। टर्मिनल वेलोसिटी वीटी, अगर यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी है तो वीटी। इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी, हमारे पास वीटी इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा, और डेंसिटी का डिफरेंस रो एस माइनस रो एल। फिर आएगी क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड नंबर। क्रिटिकल वेलोसिटी VC is equal to NR eta by R rho। VC is equal to NR upon eta R rho। इसके बाद हमारे पास पॉइजन इक्वेशन, मतलब अगर हमारे पास प्रेशर डिफरेंस है और उस प्रेशर डिफरेंस में से हमको कोई लिक्विड फ्लो कराना है, सो उसकी इक्वेशन है पॉइजन इक्वेशन। Q इज इक्वल टू, Q मतलब फ्लो, जैसा हमारे पास
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में होता था कि इज इक्वल टू a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, q इज इक्वल टू पाई r की पावर 4 अपॉन 8 ईटा l इंटू प्रेशर डिफरेंस। जैसे कि हमारे पास कोई दो ये है और यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो इस फ्लो की इक्वेशन है ये, तो इस फ्लो की वैल्यू है ये दरअसल पॉइजन इक्वेशन। तो ये आई पॉइजन इक्वेशन। पॉइजन इक्वेशन इसे PLV बोलते हैं। एक पॉइजन इज इक्वल टू 10 पॉइज, पॉइजली है SI यूनिट और पॉइज है CGS यूनिट। इसके बाद हमारा जो हमने देखा था सरफेस टेंशन, T इज इक्वल टू F अपॉन L, और फोर्स लगाना पड़ेगा हमें F इज इक्वल टू T इंटू L। अगर हम सरफेस एनर्जी की बात करें, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू, मतलब एक्सटर्नल वर्क किया हमने कुछ, फोर्स इंटू डेल्टा एक्स, फोर्स हमारे पास है वही 2TL इंटू डेल्टा एक्स, तो T इंटू 2L डेल एक्स, T इंटू 2L डेल एक्स को हमने लिख दिया डेल सरफेस में एक्सटेंशन, मतलब अगर डेल एक्स का एक्सटेंशन है तो सरफेस का कितना एक्सटेंशन हुआ, ये है डेल एक्स का एक्सटेंशन हुआ WX इज इक्वल टू ये। अगर ये वाला वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, तो हम इसको लिखेंगे डेल U इज इक्वल टू T इंटू डेल S, T इज इक्वल टू डेल U बाई डेल S। ये हमारे पास हुआ टेंशन का फॉर्मूला, डेल U बाई डेल X, पोटेंशियल एनर्जी पर सरफेस एनर्जी, सरफेस एरिया। तो हमारे पास हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास हुए 10 फॉर्मूले अभी तक जो हमने अभी पढ़े करंट में। अभी थोड़ा सा, अभी इसके बाद फिर थोड़ी सी डेफिनेशंस और हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।